नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीएससी हिंदी ऑप्शनल चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे साथ आप यूपीएससी सीएससी हिंदी ऑप्शनल चैनल पर हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल की स्टडी करेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल के कई सारे वीडियोज और ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस चैनल पे हमारे थ्रू मिलेंगे। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ने के फायदे क्या हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, उनके बीच कनेक्टिविटी क्या है, यूपीएससी उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनाता है, इन सारी चीजों को क्रमिक रूप से सीखेंगे और अंततः हिस्ट्री ऑप्शनल के जो हमारा सिलेबस है उससे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे क्रमानुसार। उससे पहले आपका यूपीएससी सीएससी हिंदी ऑप्शनल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस समय इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं और यूपीएससी सीएससी क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप इसको सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिए, एक नया स्थान दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट क्विजेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे लाइव क्लासेज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत डिफरेंट एक्सपर्टाइजेशन वाले एजुकेटर्स के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना चाहिए और संबंधित कोर्स को आपको सब्सक्राइब करना होगा। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं हूं आपका दोस्त, आपका मार्गदर्शक ज्ञान तिवारी। 15 वर्षों से आपके बीच में मैं हूँ, आपसे बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूँ। जो आपसे सीखता हूँ आगे आने वाले लोगों को उसको मैं सिखाता हूँ। इसी क्रम में 15 वर्षों से आपके साथ एक बहुत सुनहरा जुड़ाव रहा। मेरा जो एजुकेशन है वो एमए इन एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजी और प्राचीन इतिहास में हमारा मास्टर है। ज्ञान तिवारी लाइव हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा अनअकैडमी का लिंक है, आप यहाँ हमको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम आपकी क्लासेस में, आपके एजुकेशन में, आपके सिस्टम में हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स, 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं। और ये जो है आपको हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनकी सूची आपके सामने है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, आप इनको इनके एक्सपर्टाइजेशन का लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी इनकी विशिष्टताएं हैं, उनसे आप जो है अवगत होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज हैं, उनका ये डिटेल है आपके सामने। यूपीएससी सीएससी में प्लस और आइकॉनिक का एक कंपैरेटिव चार्ट है। प्लस में जाते हैं तो क्या फायदे होने वाले हैं, आइकॉनिक में जाते हैं तो क्या फायदे होने वाले हैं, प्लस आइकॉनिक का क्या फी है वो आपको यहाँ दिया गया है। इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान जरूर यूज करें, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी एडमिशन लेने में आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस और आइकॉनिक का यहाँ पे ये आपको कंपैरेटिव चार्ज है। हमारा एक इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है जो 31 अक्टूबर तक है। इसमें अगर आप जीएस के लिए एडमिशन लेते हैं जिसकी की फीस 49,500 है, तो आपको ऑप्शनल फ्री मिलता है जिसका कॉस्ट 27,500 है। अगर 31 अक्टूबर के बाद आप एडमिशन लेते हैं तो हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का डेडिकेटेड फोकस है वो इन सब्जेक्ट्स पर है। ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनके अलावा और भी सब्जेक्ट्स पर हमारा ऑप्शनल क्लासेस चलती हैं, आप चाहें तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा ये है कि 1 मंथ के ड्यूरेशन के लिए 5,000 है, यूपीएससी सीएससी जीएस 9,000 है। तो इस क्रम में आप जो है इनको यूज कर सकते हैं, इनको आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टू गेट डिस्काउंट ऑफ 10% प्लीज यूज कोड ज्ञान। ज्ञान कोड यूज करने से आपको 10% का सब्सक्रिप्शन 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जो है, अब हम लोग आते हैं अगले मुद्दे पर, अपने स्टडी चूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी कि इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने एंशियंट इंडिया के संदर्भ में बात करी थी। तो अगर हम एंशियंट इंडिया का एक खाका बनाना चाहें कि भाई क्या है एंशियंट इंडिया, तो एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले तो हिस्ट्री क्या है, एक टाइम लाइन है, टाइम लाइन का स्टडी कर रहे हो आप।
यहाँ एक बिंदु है और ये वो बिंदु है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वो है। और ये स्केल किसकी है? ये स्केल है टाइम की। और इसी स्केल पे दुनिया जहान की सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। सब कुछ, एवरीथिंग, जो कुछ भी हो रहा है वो टाइम और स्पेस में हो रहा है। टाइम सबसे बड़ी यूनिट है, स्पेस से भी बड़ी यूनिट है, क्योंकि स्पेस में तो आप गति कर पा रहे हैं, स्पेस को देख पा रहे हैं, स्पेस को समझ पा रहे हैं। टाइम को तो ना आप देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना उसके मोशन को समझ पा रहे हैं। तो टाइम और स्पेस दो सबसे बड़ी यूनिट्स हैं जिसमें पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। सारी घटनाएं टाइम में घटित हो रही हैं और इसी टाइम को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अगर हम कह लें कि भाई टाइम का ये पीरियड जो है एंशियंट है, ये मेडाइवल है और ये मॉडर्न है, तो हमने ये जो स्टडी करी है, ये जहां से ह्यूमन ओरिजिन हुई है या जहां से मानव के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां से उसने आर्थिक क्रियाकलाप प्रारंभ किए हैं, जहां से वो धर्म जैसी व्यवस्था को विकसित करने लगा, जहां से वो एकीकृत होने लगा, मतलब कि जिस अवस्था में हम हैं, इस अवस्था में जहां से उसने शुरू किया है लाइफ, जहां से शुरू किया का मतलब कि सबसे पहले वो आएंगे कि वो क्या था, कैसे था। और सबसे पहले वो बंदर के रूप में था या प्राइमेट था, वो कैसा था भगवान जाने। पर जिस अवस्था में वो जंगली जानवरों की अवस्था में था, उससे वो जहां से सिविलाइज होने लगा, वहां से हमने हिस्ट्री पकड़ लिया उसको। तो वहां से लेकर और 750 1200 ईस्वी तक, 1200 ईस्वी तक के इतिहास को हमने क्या कहा? ये प्राचीन इतिहास है। और यहाँ से लेकर 1707 तक हम कहते हैं कि ये मेडिवल इंडिया है। और यहाँ से फिर 1947 को हम कहते हैं मॉडर्न एरा है। तो आज हम लोग इस पीरियड के हिस्ट्री का डिस्कशन करने वाले हैं कि इस पीरियड में हमारा क्या सिलेबस है और वहां से कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। किन चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। कई बार आप देखते हैं कि सिलेबस यहाँ कुछ और तरह से लिखा है, यहाँ हेडिंग कुछ और लिखी हुई है और क्वेश्चन वो कुछ और पूछ लेगा। तो हमें ये जानना चाहिए, हमें इसीलिए सिलेबस को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि जैसा जिन शब्द शब्दावलियों का प्रयोग सिलेबस लिखने के दौरान यूपीएससी ने किया है, प्रश्न पूछने के दौरान वो इनसे इतर शब्द शब्दावलियों का भी प्रयोग कर सकता है और करता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस शब्द शब्दावलियों के भावार्थ को समझ लें कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे अगर हम कहते हैं कि वो कह रहा है गोरी के आक्रमण, तो गोरी के आक्रमण शब्द उसने जरूर प्रयोग किया है, लेकिन यूपीएससी कह क्या रहा है? यूपीएससी कह रहा है तुर्कों का आक्रमण। पीछे के इतिहास में आपने अरब आक्रमण तक पढ़ा, प्राचीन काल में आपने पिछले वाले सेशन में आपने अरब आक्रमण पढ़ा, इस्लाम का विकास और अरबों का सिंध पर आक्रमण, यहाँ तक की कहानी आपने देखी थी। और फिर देखा था कि भारत में कैसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य खड़े हो गए राजपूत शासकों के नेतृत्व में, और पाल, प्रतिहार, सेन, राष्ट्रकूट, चालुक्य, परमार, चौहान, चंदेल, बहुत सारे इस तरह के जातियां भारत के अलग अलग हिस्सों पर शासन करने लगी। और इनके आपस में शासन करने की प्रक्रिया में बाउंड्री डिस्प्यूट्स खड़े हुए, इनके सीमा विवाद खड़े हुए, इनके रोटी बेटी के झगड़े शुरू हुए, इनकी जाति की ऊंच नीचता के झगड़े खड़े हुए, और रिजल्ट ये हुआ कि आपस में लड़ने लगे, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया। इस्लाम का जब से विकास हुआ था दुनिया में, तब से लगातार वो मूर्ति पूजा का विरोधी रहा है। और मूर्ति पूजा के विरोध के क्रम में देखिए उसने यूरोप में घुसने का प्रयास किया, यहाँ से निकल के यूरोप में घुसने का प्रयास किया, और यहाँ से निकलकर उसने भारत में भी घुसने का प्रयास किया। लेकिन प्रतिहार शासकों ने लंबे समय तक इनको रोके रखा। हालांकि वो आगे नहीं रोक पाए क्योंकि प्रतिहार कमजोर होते गए। तो मुद्दा यहाँ यह है कि सवाल आपसे सिलेबस क्या कह रहा है कि गोरी का आक्रमण, पर यहाँ से सवाल क्या बन सकता है भैया? सवाल बन सकता है तुर्कों का आक्रमण। हम आगे डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे जब हम अगले सेशन में आएंगे, तो सिलेबस डिस्कशन से पार जाएंगे। अगले सेशन में आएंगे, हम बहुत डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। हिस्ट्री आपको इस क्लास के बाद और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, ये मेरा आपसे वादा है। और आप बिल्कुल इसी विश्वास के साथ कि ये पढ़ाई के बाद हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस विश्वास के साथ आप इसको पढ़िए। गोरी की सफलता का कारण। अब ये गोरी की सफलता का कारण भी पूछ सकता है, और ये इस सवाल को ऐसे भी कह सकता है कि राजपूतों की असफलता के कारण।
राजपूतों की असफलता के कारण, या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि राजपूतों के तुर्कों के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, क्या थी, या उसी राजनीतिक स्थिति के आधार पर प्रश्न बना सकता है। कह सकता है कि उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति ने तुर्क आक्रमणकारियों को अपनी ओर आमंत्रित किया, या मध्य एशिया और शेष विश्व में जो इस्लाम का एक्सपेंशन हो रहा था, इस्लाम का विस्तार हो रहा था, उससे भारत की आंतरिक शक्तियां सजग नहीं हुई, जिसका लाभ तुर्क आक्रमणकारियों ने उठाया। कई सारे तरह के मुद्दों पर यह प्रश्न बना सकता है। तो आप बहुत सावधानी से इन सारे टॉपिक्स को पढ़िएगा। फिर कह रहा है कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम, जो भी हमारे जो भी आप पर तुर्की आक्रमण हुआ, तुर्क आक्रमण हुआ, उसका आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम क्या हुआ। तो आर्थिक परिणाम, भाई आर्थिक ढांचा चरमराएगा, लूटपाट हुई, लूट खसोट हुई, और बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज हुई। सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा, और सांस्कृतिक, धर्म इत्यादि पर क्या प्रभाव पड़ा, और उसका क्या परिणाम रहा, ये सब बातें भी आपसे सवाल में पूछी जा सकती हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई 1206 में, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। मोहम्मद गोरी से पहले आपके महमूद गजनवी ने आक्रमण किया भारत पर, लेकिन मोहम्मद महमूद गजनवी के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में सत्ता स्थापना करना नहीं था, बल्कि अपने नवोदित साम्राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए सोने की चिड़िया को लूटना था, और यहाँ से बहुत सारी धन संपदा ले जाकर अपने साम्राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत बनाना था महमूद गजनवी का उद्देश्य। लेकिन मोहम्मद गोरी चूंकि निष्कासित किया गया था, इसलिए उसके पास इन क्षेत्रों में साम्राज्य बनाने के अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं था। जब उस टाइम पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी ईरान क्यों नहीं गया और दूसरे क्षेत्रों में क्यों नहीं गया, इधर ही क्यों आया। उन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो महमूद मोहम्मद गोरी के पास ऑप्शन कम होने के कारण उसने इन क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह से इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार बना पाता उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। और फिर उसके जो सिपाह सालार थे, उसके जो सेनापति थे चार, उन्होंने जो भी उसके द्वारा जीता गया क्षेत्र था उसको अलग अलग हिस्सों में बांट लिया, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। तो ये सवाल जो है, ये टॉपिक जो है इस यूनिट में 15 नंबर की यूनिट में, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं प्रारंभिक तुर्क सुल्तान। तो प्रारंभिक तुर्क सुल्तान में केवल एक महत्वपूर्ण है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला हमेशा महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो अच्छा हो और चाहे वो बुरा हो। हमेशा ध्यान रखें कि पहला शासक जो होगा या पहला स्थापना करने वाला व्यक्ति जो होगा वो हमेशा महत्वपूर्ण होगा। अब दिल्ली सल्तनत की इन्होंने स्थापना तो कर दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इन्होंने कोई स्वरूप नहीं दिया उसको, और ये भी वैसे ही रहे जैसा कि मोहम्मद गोरी थे। बस किसी तरह से 4 साल इन्होंने अपने पूरे कर लिए। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे तैसे इन्होंने 4 साल पूरे कर लिए, कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं था। एक नए राज्य की स्थापना कर दी इन्होंने, उसका कोई खास बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया आई। तो जो गुलाम डायनेस्टी ने शासन किया 1206 से 1290 के बीच में, आगे चल के आप आएंगे तो खिलजी वंश मिल जाएगा आपको। तो 1206 से 1290 के बीच में अगर हम शासकों की उपलब्धियों को देखें, तो भाई देखो, ऐबक तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई ये पहले हैं। ऐबक के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक होगा इल्तुतमिश, जो कि सभी तरह से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। और फिर इल्तुतमिश के बाद एक काबिल शासक हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, वो थी रजिया बेगम। और उसके बाद एक कठपुतलियां आती गईं, और अंततः फिर उस पर एक ताकतवर शासक आया, बलबन। तो पूरे गुलाम डायनेस्टी के संदर्भ में अगर महत्वपूर्ण है तो यही है इल्तुतमिश, बलबन और ऐबक। ऐबक को इन्होंने दे दिया है प्रारंभिक तुर्क सुल्तान शीर्षक में, और सुदृढ़ीकरण के क्रम में कि दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, इसमें इल्तुतमिश और बलबन को दे दिया है। भाई इल्तुतमिश और बलबन को भी पढ़िए। तो इल्तुतमिश में क्या पढ़िएगा, एकता व्यवस्था कैसे आई, जो सिक्कों का मानकीकरण है वो इन्होंने कैसे किया, कैसे इन्होंने विभिन्न सामाजिक समूह
या विभिन्न मुस्लिम जातियों ने, मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाली विभिन्न जातियों ने कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना में सहयोग किया था और कैसे वो दिल्ली सल्तनत को कमजोर करने में लगे हुए थे। तुर्क अलग थे, ईरान अलग थे, अफगान अलग थे, मंगोल अलग थे, बहुत सारे तरह के मुसलमानों ने, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के मुसलमानों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना में अपना सहयोग किया था। और वो चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में उनका प्रभाव रहे। उनके इस प्रभाव को संयमित व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने कई रास्ते अपनाए, जैसे इक्तदारी व्यवस्था भी इस उद्देश्य को पूरा कर रही थी, तुर्काने चिहालगानी व्यवस्था भी इस उद्देश्य को पूरा कर रही थी। तो ये बहुत ही दूरदर्शी शासक साबित हुए। तुर्काने चिहालगानी, इक्तादारी व्यवस्था, सिक्कों का मानकीकरण, दिल्ली सल्तनत की स्थायी राजधानी, स्थायी सेना, इन सब संदर्भों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इल्तुतमिश। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अगर हम बलबन को देखें, हालांकि इल्तुतमिश और बलबन के बीच में एक से एक नकारा शासक हुए हैं, तो उनके नकारेपन पे तो कोई सवाल बनाएगा नहीं यूपीएससी, है ना, क्योंकि भाई पॉजिटिव माइंडसेट का है और वो नकारापन पे सवाल नहीं बनाएगा। बलबन महोदय जो हैं, इनको पूछा जाएगा तो किस संदर्भ में पूछा जाएगा? राजत्व की परिभाषा के आधार पर। भाई राजत्व को इन्होंने कैसे परिभाषित किया और मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए कैसे इन्होंने रणनीति अपनाई, मंगोलों से अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को बचाने के लिए क्या रणनीति अपनाई और अपने आप को शासक के रूप में स्थापित करने के लिए क्या राजत्व अपनाया। तो राजत्व की नीति और मंगोल आक्रमणों के संदर्भ में इनकी जो पॉलिसी रही, इसके अलावा आंतरिक रूप से संगठित करने के लिए दिल्ली के आसपास, पंजाब हरियाणा के आसपास बहुत सारे लुटेरे, बहुत सारे इस तरह की जातियां रहती थीं, उनसे कैसे दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित किया गया, कैसे दिल्ली में रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई और आसपास के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करी गई। तो उसको आप आंतरिक सुदृढ़ीकरण के रूप में देख सकते हैं। बंगाल में कैसे विद्रोह हुआ, कैसे उसको बलबन ने दबाया, इन सारे संदर्भों को ध्यान में रखते हुए आप आंतरिक सुदृढ़ीकरण की बात भी देख सकते हैं। तो आंतरिक सुदृढ़ीकरण, राजत्व को व्याख्यायित करना और मंगोल आक्रमणों से नवोदित दिल्ली साम्राज्य की सुरक्षा करना, दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा करना, इन सब बातों के लिए बलबन को पूछा जा सकता है, बलबन से पे सवाल बनाया जा सकता है। फिर अगला डायनेस्टी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है खिलजी डायनेस्टी। आप आ गए हैं 14th सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में। ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही हैं? ये सारी घटनाएं 13वीं शताब्दी में हो रही हैं, 1206 से कहाँ के बीच में? 1290 के बीच में। और फिर अब आप आ गए हैं खिलजी रिवॉल्यूशन। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि खिलजी क्रांति क्यों, क्यों हम इसको क्रांति कहते हैं? खिलजियों का सत्ता में आना क्रांति क्यों कहा जाता है? हम इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ थोड़ी बहुत चीजें हमें सुनते कनेक्ट करते हुए चलनी चाहिए। और वो कनेक्शन ये है कि खिलजी जो है वो किसी तरह से वैधानिक रूप से उत्तराधिकारी नहीं थे सल्तनत के, पॉइंट वन। पॉइंट टू, जो दिल्ली सल्तनत का स्ट्रक्चर था वहां पे बहुत ही लीनियंसी थी, एक दो तीन शासकों को छोड़कर बाकी पिछले जो भी 84-85 साल का रूलिंग पीरियड रहा दिल्ली सल्तनत के शासकों का, बहुत खराब रहा, बहुत ढीला ढाला रहा। दिल्ली सल्तनत ना तो आंतरिक रूप से संगठित हो पाई इल्तुतमिश और बलबन के प्रयासों को छोड़कर, और ना ही अपना साम्राज्य विस्तार कर पा रही थी। ऐसी सिचुएशन में ताकत के बल पे एक सत्ताधारी आ जाता है, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी आ जाता है। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी तो उतना महत्वपूर्ण साबित नहीं होता है, लेकिन उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी न सिर्फ दिल्ली सल्तनत को बाह्य रूप से विस्तारित करता है बल्कि आंतरिक रूप से बहुत संगठित करता है। और अपने आंतरिक संगठन को विकसित करने के क्रम में कृषि, सेना और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सराहनीय सुधार करता है, जो कि वर्तमान समय के सुधारों जैसे ही हैं। जब आप इनको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण सुधार रहे। आज जिस तरह का सिस्टम हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह का सिस्टम लागू करने का उसने प्रयास किया। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी डेवलप करी उसने, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था विकसित करी। आज भी देखिए हमारे यहाँ एमएसपी और इन सब बातों को लेकर कंट्रोवर्सी रहती है कि न्यूनतम कितने मूल्य में खरीदा जाए, अधिकतम कितने मूल्य में बेचा जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। और उस समय में
इन बातों को साम्राज्य की मजबूती के साथ जोड़कर और ये तय कर देना कि अधिकतम मूल्य ये होगा, न्यूनतम मूल्य ये होगा, कौन किससे खरीदेगा, कौन किसको बेचेगा, सारी चीजों को बहुत रेगुलराइज कर देना कितना बड़ा काम था। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई आज जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आज तकनीकी भी बहुत ज्यादा हो गई है, चीजों को रेगुलेट करना भी आसान हो गया है। बहुत लंबा डिबेट जाएगा। पर अलाउद्दीन खिलजी के ये सारे प्रयास जो हैं, विजय उनके द्वारा की गई, जो उनका द्वारा क्षेत्र विस्तार किया गया, जो कृषि के क्षेत्र में इनोवेटिव चेंजेस किए गए, इकोनॉमी के क्षेत्र में जो परिवर्तन किए गए, सेना के क्षेत्र में सैन्य व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए, ये सब निश्चित तौर से क्रांतिकारी थे। इसीलिए हम इसको एक खिलजी क्रांति के तौर पर देखते हैं। खिलजियों में तीन ही महत्वपूर्ण शासक हुए। तीन ही शासक हुए जिनमें से एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में तो कुछ बताने लायक है नहीं, जो बताने लायक हो पीटी की क्लास में बताया जाएगा, जीएस की क्लास में बताया जाएगा। खिलजियों के पतन के बाद फिर आ गए आपके पास तुगलक डायनेस्टी। तुगलकों में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तीन महत्वपूर्ण तुगलक हैं, जिनमें से दो तुगलक महत्वपूर्ण है। पहला तुगलक गयासुद्दीन तुगलक था, मैंने कहा पहला स्थापना करने वाला हमेशा महत्वपूर्ण होता है। पीटी में पूछ लिया जाएगा, जीएस के पेपर में पूछ लिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा, जीएस के पेपर में भी पूछा नहीं जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री से कम ही क्वेश्चन आता है जीएस के पेपर में, आता ही नहीं। इनफैक्ट कभी अभी तो थोड़ा बीच में आने लगा है, नहीं तो बीच में ये कह सकते हैं कि आता ही नहीं था। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत 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 महत्वपूर्ण शासक। इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों की अगर आप सूची बनाएं तो अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बात खत्म। अगर थोड़ा और रखना चाहें, दया भाव के साथ रखना चाहें, तो आप सिकंदर लोदी को भी रख सकते हैं। तो यही चार पांच शासक हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बस, और बाकी तो राम भरोसे टाइप के शासक हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। तो मुद्दा है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा धर्म सहिष्णु सुल्तान था, बहुत इनोवेटिव सोच का था, बहुत प्रयोग धर्मी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बहुत सारी उसने योजनाएं चलाई। हालांकि वो योजनाएं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सारी की सारी फेल रही। क्यों फेल नहीं, ये बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है और हमको आगे सिखाएगा भी कि हम क्या करें कि हमारी योजनाएं विफल ना हो, है ना। योजना क्या बताता है, मोहम्मद बिन तुगलक को अध्ययन करना क्या बताता है कि योजना आपकी चाहे जितनी बेहतरीन हो, लेकिन आपने अगर उसका क्रियान्वयन तरीके से नहीं किया तो आप फंस जाइएगा और आप अपेक्षित परिणाम नहीं पाइएगा। जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा आपको, अगर आपने अपनी योजना को सही से क्रियान्वित नहीं किया। कितना कुछ सिखाता है इतिहास हमको, है ना। योजना चाहे जितनी बेहतर हो, अगर आपने क्रियान्वयन नहीं किया तो आप फिर परिणाम नहीं पाइएगा। और योजना थोड़ा खराब भी हो, उसका क्रियान्वयन बेहतर किया जा रहा है तो परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुकूल आ जाएगा। तो बहुत जरूरी है बेटा कि जो आप योजनाएं बनाते हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली और पूरे डेडिकेशन के साथ उनको फॉलो करें आप। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये आपसे निवेदन है कि आप ऐसा किया करें। जो भी प्लान बनाएं उसको ईमानदारी के साथ स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो किया करें, क्योंकि प्लान बनाना आप ना बचपन से लेकर आज तक बहुत प्लान बनाए हैं। कोई एक महान साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति जीवन में जितने प्लान बनाता है अगर उसका 30% भी वो फॉलो कर ले जाए तो वो दुनिया का सबसे सफल आदमी बन जाएगा। 30% भी नहीं फॉलो कर पाता है, यही समस्या इसके साथ हुई। इसके प्रमुख प्रकल्प, प्रकल्प का मतलब परियोजनाएं, प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी, कृषि के क्षेत्र में सुधार की योजना और तमाम इस तरह की है। तो एक उदाहरण दे दिया, वो पूछेगा और में से भी। तो जो भी इस तरह की योजनाएं इसके द्वारा बनाई गई, वो सारी योजनाएं क्या थी, कैसी थी, उनकी व्यावहारिकता थी क्या थी, उनको क्यों बनाया गया और उनकी विफलता के कारण क्या रहे, दिल्ली सल्तनत को उन्होंने कैसे प्रभावित किया। मोहम्मद तुगलक की नौकरशाही पे सवाल पूछा जा सकता है। नौकरशाही से मतलब यहाँ ये है कि ये पहला व्यक्ति था जिसने नौकरशाही में तत्कालीन भारत के दोनों बड़े सामाजिक समूहों को शामिल किया। दोनों बड़े सामाजिक समूह कहने का मतलब क्या है, दो बहुत बड़े सामाजिक समूह थे, हिंदू और मुस्लिम, उनको अपनी नौकरशाही में शामिल किया।
तो उसमें धर्मनिरपेक्षता का भाव था। बहुत पढ़ा लिखा होने के कारण, पढ़ा लिखा आदमी, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी लिबरल हो जाता है, सामान्यतया ऐसा देखा जाता है। तो जो है मोहम्मद बिन तुगलक की नौकरशाही में दोनों को जगह मिली, तो यूपीएससी के लिए वो एक क्यूरियोसिटी का विषय है। अपने टाइम में यूनिक आदमी था वो। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी गलतियां करी थी, उसके द्वारा फिरोज शाह तुगलक को प्रच्छन्न कर लिया गया। फिरोज शाह तुगलक बेचारा ढक लिया गया। ये देखो सल्तनत का हाल, एक तुगलक मर गया, दूसरे को संभाल। तो एक तुगलक मर गया, दूसरे को संभाल। तो दूसरा बेचारा बेचारा ही रहा अपने पूरे शासन काल के दौरान। हालांकि शांतिकालीन शासन में, शांतिपूर्ण तरीके से शासन करने में, क्रिएटिव शासक के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक होगा फिरोज शाह तुगलक। अगर फिरोज शाह तुगलक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक नहीं आया होता, तो फिरोज शाह तुगलक और अधिक सफल हुआ होता, और ज्यादा उसका इतिहास में नाम होता। लेकिन मोहम्मद तुगलक के द्वारा प्रच्छन्न कर लिए जाने के कारण फिरोज शाह तुगलक क्या हुआ, वो उसी के प्रभाव में रह गया, और वो वही करता रह गया जो उसे करवाया फिरोज मोहम्मद तुगलक की असफलताओं ने। कृषि क्षेत्र में इसने क्या क्या उपाय किए, बहुत प्रयोगधर्मी था। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी बनाया उसने, लोक निर्माण विभाग बनाया, शहर बनवाए, कुएं खुदवाए, नहरें बनवाई, बहुत सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, शहरों कहा जाता है 1200 शहरों का निर्माण करवाया, ऐसा कुछ पुस्तकें कहती हैं। हालांकि 1200 मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में कुछ बड़े बड़े शहर हैं, जौनपुर है, हिसार है, फिरोजाबाद है, इन सब शहरों को उसने बसाया, निर्मित किया। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। अब देखो ना, लोदियों को छोड़ ही दिया यूपीएससी ने कि भाई रहन दो। सैयद लोदी को कहा कि तुम रहन दो, तुम यूपीएससी के लायक नहीं हो, तुम पीटी में तुमसे पूछ लेंगे एक आध क्वेश्चन, है ना। तो देखो सैयद और लोदियों को टरका दिया इन्होंने। तो ठीक है, आप भी टरका दीजिए, उनको कोई मतलब नहीं उन पर फालतू दिमाग लगाने की, है ना। लोदियों में अगर आपका मन करेगा तो सिकंदर लोदी पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ा भी देंगे, है ना। अब बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दिल्ली सल्तनत का पतन, है ना। अब पतन की जब भी हम बात करते हैं तो हम बहुत निगेटिव हो जाते हैं। हम पतन को एक परिवर्तन के तौर पे देखना चाहिए। भाई किसी भी व्यवस्था का पतन क्या है, एक चेंज हो रहा है, कुछ नया आएगा, कुछ पुराना जाएगा। तो यहाँ पतन के संदर्भ में हमें क्या क्या अप्रोच अपनाना है। अप्रोच ये अपनाना है कि कुछ तो इनमें संस्थागत दोष रहे। संस्थागत दोष का मतलब कि इनके ढांचे में ही समस्याएं थी। आप आगे देखिएगा कि पीछे देखिएगा आपकी तुर्काने चिहालगानी बनाया गया, इल्तुतमिश ने तुर्कानी चिहालगानी बनाया। अगर ढंग से देखिएगा तो तुर्कानी चिहालगानी ने इल्तुतमिश के शासन को छोड़कर बाकी पूरे शासन काल में केवल दिल्ली सल्तनत को कमजोर करने का काम किया। दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई, तुर्कानी चिहालगानी बनाया गया दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसने दिल्ली सल्तनत को बहुत ही कमजोर कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो नीतियां अपनाई दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए, उन्होंने वास्तव में दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, उसने भ्रष्टाचार और इस तरह की समस्याओं को उत्पन्न किया। और जो भारत के बाहर हो रहे राजनीतिक परिवर्तन थे, उन पर ध्यान न देकर हमने मुगल आक्रमणकारियों को, तुर्क शासकों ने, अफगान शासकों ने मुगल आक्रमणकारियों को न्योता दे दिया, और आंतरिक समस्याओं से भी वो जूझते रहे। तो कई सारे कारण इकट्ठे हो जाएंगे कि आपके प्रशासन में जो संस्थागत समस्या थी, आपका एम्पायर वर्टिकल नहीं था, आपका एम्पायर हॉरिजेंटल था। मतलब कि ऊपर से थोपा गया एम्पायर था। अशोक का एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर क्या था, जनमानस से निकला हुआ साम्राज्य था, जनमानस की भावनाओं का ख्याल रखने वाला साम्राज्य था। इसलिए वो ज्यादा वर्टिकल था, मतलब लोगों की सोच तक था। और ये कैसा था, ये बहुसंख्यक को असंतुष्ट करने वाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक तत्व प्रबल था। हालांकि ये बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली सल्तनत का स्वरूप क्या था, अभी आगे आप चर्चा करोगे कि वो धार्मिक स्वरूप का शासन था या राजनीतिक स्वरूप का था। लेकिन बहुत सारे डिबेट के बाद भी आप इस डिसीजन पे पहुंचोगे कि वो कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन ज्यादातर केस में वो क्या था, धर्म सापेक्ष था। तो उसकी धर्म सापेक्षता ने बहुसंख्यकों को क्या क्या नुकसान पहुंचाया। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सारा दरबारी षड्यंत्र होते थे। इन सारी बातों को कलेक्टिवली
हम रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, इनको हम सामूहिक रूप से उत्तरदायी मान सकते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन की व्याख्या करने के लिए। तो दिल्ली सल्तनत का पतन एक बड़ा मुद्दा होगा जिसमें हमें सभी बिंदुओं पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ध्यान रखना होगा, क्योंकि यूपीएससी माइक्रो लेवल पे क्वेश्चन बनाएगा तो किसी एक कारण को पकड़कर ही क्वेश्चन बना सकता है, कि बोल दे कि भाई इनकी संस्थागत समस्याओं के कारण दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियों के कारण दिल्ली, आपने देखा होगा पीछे सवाल ऐसे आए हुए हैं, दिल्ली सल्तनत की गलत नीतियों के कारण सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियां कहां तक दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए जिम्मेदार रही। बहुत सारे इस तरह की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो हमें हर बिंदु पर ध्यान देना होगा दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की समीक्षा करते समय। विदेशी संपर्क एवं इब्न बतूता का वर्णन। मुद्दा यह है कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल को हम कब से कब तक मानना चाहिए, हमको हमको मानना चाहिए 1206 से लेकर 1526 तक, है ना, मतलब कि 1206 से 1526, 320 साल का शासन रहा। इन 320 सालों के शासन में हाँ दिल्ली सल्तनत के शासकों का विदेशी संपर्क क्या रहा, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए मोरक्को निवासी इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी किताबुल रहला नाम से, जो कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जहां तक ये जान पाए उतने तक। तो इब्न बतूता के संदर्भ में भारत क्या था उसके बारे में भी हमें जानना होगा, और इब्न बतूता से संदर्भित प्रश्न यूपीएससी बनाता है। अब हम 17वीं यूनिट में आते हैं। 13वीं 14वीं शताब्दी का समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री था, उनका जो अचीवमेंट था, वो सब बातें हो गई। अब हम आ गए हैं जो सबॉल्टर्न हिस्ट्री है उस तरफ आ गए हैं, कि जो भी काम हो रहे हैं उनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका जो है सोसाइटी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन पर क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे समाज कैसे है, ग्रामीण समाज की रचना कैसी थी, तो ग्रामीण समाज की रचना कैसी थी इस पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और शासी वर्ग का मतलब है कि जो वर्ग शासन कर रहा है वो है शासी वर्ग। शासन करने वाला समूह जो है, शासी वर्ग जो है, वो कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और क्या वो लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा है। नगर निवासी, स्त्री, धार्मिक वर्ग, इन सब की स्थिति क्या थी, कैसी थी, कैसे विकसित हो रहा था, इन सब बातों पे हमें चर्चा करनी होगी। सल्तनत के अंतर्गत जाति व्यवस्था कैसी थी, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और ये भी हमारे यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जाति व्यवस्था कैसी थी। तो जाति व्यवस्था और दास प्रथा बहुत महत्वपूर्ण है। दास प्रथा प्राचीन काल से लेकर इस पीरियड तक की दास प्रथा महत्वपूर्ण है। और भक्ति आंदोलन जो हम लोगों ने पूर्व मध्य काल में देखा था कि प्रारंभ हो गया, उसके साथ इस पीरियड में आके सूफी आंदोलन भी जुड़ जाता है, और भक्ति आंदोलन धीरे धीरे करके अपनी चरम की ओर बढ़ता है। तो भक्ति आंदोलन और साथ ही साथ सूफी आंदोलन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और यहाँ से निश्चित है प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में। तो बहुत ध्यान से हमें इन बातों को, भक्ति आंदोलन में क्या पूछा जाएगा, भक्ति आंदोलन के क्या आयाम हैं। एक तो आयाम इनका है दर्शन, पहला। दर्शन के अलावा बहुत महत्वपूर्ण कुछ संत हुए हैं, उन संतों की सूची। इनके अलावा दर्शन, दर्शन के अलावा जो संत इसके साथ जुड़े उनकी सूची, और उनकी उपलब्धियां, उनकी विचारधारा, उनका अप्रोच, बहुत सारा चीजें। और कैसे एकीकरण को बढ़ावा दिया, एकीकरण किसके किसके द्वारा बढ़ा, एकीकरण भक्ति और सूफी के द्वारा बढ़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूफी ने कैसे भक्ति को प्रभावित किया, और भक्ति ने कैसे सूफी को प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं ने, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संतों ने कैसे सूफी आंदोलन को प्रभावित किया, और सूफी आंदोलन ने कैसे भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। और दर्शन में जैसा कि हमने पीछे बताया था कि अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये सारे जो फिलोसफीज हैं उन पर भी हमें थोड़ा बातें करनी होगी, वहां से क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है। कभी अंतर पूछ लेता है कि रामानुज और शंकराचार्य में क्या अंतर है ना। कभी कभी शंकराचार्य और बुद्ध की तुलना करने के लिए बोलता है, और बोलता है कि शंकराचार्य जो है वो प्रच्छन्न बौद्ध थे,
बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे फिर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। भाई ये प्रश्न है, देखो हमने जैसे मौर्य काल पढ़ा तो हमने कहा देखो भाई मौर्य काल में ये सवाल आए हैं, तो जब सारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, मौर्य काल की सारी बातें हो जाएंगी, तो हम उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे कि ये प्रश्न आया है तो क्या पूछ रहा है ये, और उसमें किन किन बातों का ख्याल रखते हुए आंसरिंग करनी चाहिए, कैसे एक मॉडल आंसर इसका बनेगा, वो सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। संस्कृति, संस्कृति शब्द हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं भाई, बहुत ब्रॉड टर्म है ये। अगर हम ये कहें कि मनुष्य के विकास में सब, मनुष्य के विकास को एक शब्द में कहना हो, मानव के जंगली जीवन यापन से लेकर और वर्तमान सिविलाइज्ड सोसाइटी तक की यात्रा को अगर हमें एक शब्द देना हो, तो हम क्या कहेंगे कि भाई उसने संस्कृति विकसित कर ली, वो कल्चर्ड हो गया। तो कल्चर अपने आप में बहुत ब्रॉड वर्ड है, जो बहुत सारी बातों को करता है, जिनमें फारसी साहित्य चूंकि इस समय फारसी कोर्ट लैंग्वेज रही, दरबारी भाषा रही, जिसके कारण से फारसी का विकास बहुत तेजी से हुआ। इसके अलावा उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, इस समय आप देखेंगे तो कई सारा क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य लिखे जा रहे हैं। कबीरदास जी कुछ अपनी रचना करेंगे, कुछ जो है और दूसरे लोग रचनाएं करेंगे, तो उनमें क्षेत्रीय साहित्य क्या कैसा लिखा गया उसकी बात करेंगे। और दक्षिण भारत की भाषाओं का साहित्य भक्ति साहित्य जो लिखा गया दक्षिण भारत पर, उसमें भी हम लोग थोड़ा काम करेंगे। संस्कृति का एक और अंग होता है, वो है स्थापत्य। तो ये बात कर रहा है सल्तनत स्थापत्य एवं नए स्थापत्य रूप। सल्तनत स्थापत्य कोई अलग स्थापत्य नहीं था, बल्कि वो जहां से आए थे स्थापत्य की उन विशेषताओं को लेकर आए थे, और जहां आए थे उन विशेषताओं को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो हम जो कुछ भी सीखते हैं, अगर आप किसी गांव में रहते हैं, वहां से किसी शहर में जाते हैं, तो आप अपनी कल्चर को कैसे डेवलप करते हैं, ना तो आप पूरी तरह से शहरी हो पाते हैं और ना पूरी तरह से ग्रामीण रह जाते हैं, बल्कि एक ऐसी संस्कृति विकसित कर लेते हैं आप अपने आसपास, शहरी कम ग्रामीण। आप बहुत सारे किसी भी शहर में जाइए, देखिए ना, एक जनरली ऐसा होता है, मैं ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, लेकिन आप देखिए किसी मोहल्ले में जाइए तो आप देखिएगा कि वहां सामान्यतया एक ही क्षेत्र के लोग रहते हैं। भाई ये जो है पूर्वांचल के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ जो है फला के लोग रहते हैं, यहाँ ढिमका एरिया के लोग रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी कारण से होता है क्योंकि हम शहर में गए तो शहर की कल्चर को पूरी नहीं ले पाते हैं, और गांव को छोड़ के आए हैं तो पूरी गांव की कल्चर नहीं छोड़ पाते, तो हम एक मिक्स कल्चर में चले जाते हैं। यही हुआ दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य के क्षेत्र में। स्थापत्य के नए रूप का मतलब है कि जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, वो इसकी बात की जा रही है कि नए स्थापत्य रूप कैसे विकसित हुए, चित्रकला में कैसे दिखाया जाता है, चित्रकला में कैसे विकसित हुए। चित्रकला का विकास तो हुआ नहीं, क्योंकि इस्लाम में जीवित चीजों का चित्र बनाना मना है। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में चित्रकला का कोई खास विकास नहीं हुआ, फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से ढूंढ कर ले आते हैं चीजों को कि भाई यहाँ यहाँ ये चीजें डेवलप हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोनों की जो मिक्स्ड कल्चर डेवलप हुई, जिसे आप कहते हैं गंगा जमुनी संस्कृति विकसित हुई। गंगा जमुनी संस्कृति जो विकसित हुई, या जो मिक्स्ड कल्चर विकसित हुई, जो इंडो इस्लामिक कल्चर विकसित हुई, उसमें देखिए बहुत सारी चीजें आ गई। बच्चों देखो, आप पजामा नहीं पहनते थे, पजामा नहीं पहनते थे आप, आपके यहाँ सिले कपड़े पहने जाने का कल्चर कम था, तो आप जो है ये कोट पतलून कहाँ से ले आए, पैंट कहाँ से पहनना शुरू किया, फीते वाले जूते पहनने का। आपके जो जूते आते हैं वो आगे नोक वाले होते हैं, और वो फीते वाले नहीं होते हैं, आगे कटा हुआ होता है उनमें, जिन्हें आप नागड़ा सूज कहते हैं। तो वो आपका कल्चर था। फिर वहां से आप बंधे हुए जूतों पे आए, यूनानियों के सम्मिश्रण, यूनानियों के प्रभाव के कारण। फिर आप जो है इस्लामिक कल्चर से आके आपने लुंगी पहनना शुरू किया, आपने पजामा पहनना शुरू किया, बहुत सारे इस तरह के पहनावे में अंतर आए, खान पान में अंतर आए, मुगलई पराठा खाने लगे आप, आपकी बोली भाषा में परिवर्तन आया, फारसी आ गया और एक नई भाषा उसने विकसित करी, हिंदी। हिंदी भाषा विकसित हुई 13वीं 14वीं शताब्दी में, हिंदी भाषा अपने स्वरूप में आई। और आप सोचिए कि हिंदी शब्द ही हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी भाषा का नाम ही हिंदी भाषा का नहीं है, बल्कि हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे शब्द जो हैं वो पर्शियन लैंग्वेज के हैं। तो एक आप ये कह सकते हैं कि दोनों के साथ साथ रहने से एक
एक एक एकीकृत संस्कृति का, एक इंटीग्रेटेड कल्चर डेवलप हुई, एक मिक्स्ड कल्चर डेवलप हुई। तो वो कैसे हुई, उसके कौन कौन से लक्षण वर्तमान समाज में दिखाई देते हैं और कैसे वो एक दूसरे के संपर्क में आए, इन सारी बातों पर हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। हालांकि ये सारी चीजें अलग से नहीं है, जब आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे पीछे की चीजें तो अपने आप से कवर होती चलती हैं चीजें। लेकिन बस इनको क्या करना होता है कि एक फ्रेम देना होता है कि हाँ भाई ये बातें अगर आपसे पूछा गया कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति के सम्मिश्रण के परिणाम से जो संस्कृति विकसित हुई उसके अनिवार्य लक्षणों पर चर्चा करें, तो फिर क्या चर्चा कर दीजिएगा आप, संस्कृत में किन किन मूल्यों को शामिल करिएगा, तो उस पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है अर्थव्यवस्था, जो कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में बहुत अच्छी नहीं रही। तो इस पीरियड में देखिए कृषि उत्पादन का स्तर क्या रहा, नगरीय अर्थव्यवस्था कैसी रही, कृषि से इतर उत्पादन का उद्भव कैसे हुआ, मतलब कि औद्योगिकरण की स्थिति क्या रही। आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने कई कारखानों की स्थापना करवाई, जिसमें रातिबी गैर रातिबी कारखाने होते थे, प्रशिक्षण देना शुरू किया लोगों को कि आप किस तरह का उद्योग लगा सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई शासकों ने महत्वपूर्ण काम किया और उनके प्रोडक्ट, उनके जो भी प्रोड्यूस होते थे उनको अनिवार्य रूप से राज्य खरीद भी लेता था। और व्यापार और वाणिज्य कैसे चला, भारत से बाहर कैसे व्यापार और वाणिज्य हुआ, भारत के अंदर कैसे व्यापार वाणिज्य हुआ, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे, चूंकि अब क्वेश्चन इतने बनने लगे, पहले थोड़े प्रश्न होते थे, 6 ही प्रश्न 5 ही प्रश्न होते थे। अभी क्या करता है कि पांच पांच में एक तो खंड होता है, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर सेकंड पेपर की हम लोग बात करें तो एक एक सेक्शन होता है जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो वो हो गए, पहला और 5वां प्रश्न। और इसके अलावा 4 प्रश्न आपको और करने हैं, तो 12 22 क्वेश्चन बनाने हैं। तो उसको बहुत ज्यादा सहूलियत रहती है बहुत सारे सेक्शंस को कवर करने में, इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आते हैं 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी के लक्षण क्या है भाई, 15वीं शताब्दी की खास बातें क्या हैं। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई। 15वीं शताब्दी का मतलब 1400 ईस्वी के बाद, 1400 से लेकर 1500 तक, 1401 से लेकर और 1500 तक के बीच को हम क्या कहेंगे, 15th सेंचुरी, है ना। तो इस पीरियड में दिल्ली सल्तनत विघटन हो गया, दिल्ली सल्तनत का। और आप देखिएगा कि 100 साल के विघटन की प्रक्रिया अंततः 1526 में पूरी हो गई। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो वहां से दिल्ली सल्तनत कमजोर, वहां तक दिल्ली सल्तनत का विकास होता रहा और वहां से दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगी। तो बहुत थोड़ा ही दिल्ली सल्तनत ने शासन किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया है, बाकी वो ऐसे ही रहे, थोड़ा बहुत ही करते रहे। बात करेंगे, डिटेल में चलेंगे, अभी यहाँ पे आओ। तो 1401 से 1500 ईस्वी के बीच में जो रूलिंग रहा या जो पीरियड रहा उसको हम 15वीं शताब्दी कहते हैं। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत कमजोर होगा वैसे वैसे प्रोविंशियल प्रांतीय राज्यों की स्थापना होगी, प्रांतीय राजवंशों का उदय हुआ। और ये प्रांतीय राजवंश कौन कौन से थे या कहाँ कहाँ प्रांतीय राजवंशों का उदय हुआ, तो भैया बंगाल में प्रांतीय राजवंशों का उदय हुआ, कश्मीर में हुआ। तो कश्मीर में बहुत सारा डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कारकोट डायनेस्टी बहुत महत्वपूर्ण होगा उसमें से। लेकिन मुस्लिम डायनेस्टीज में हम पढ़ेंगे जैनुल आब्दीन के बारे में, जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्या इनकी उपलब्धियां हैं, क्या इन्होंने काम किया, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। गुजरात में, मालवा में बहमनी, ये गुजरात बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब ये गुजरात यहाँ पर एक बार इंडिपेंडेंट होगा तो फिर अकबर इसको अपने अंदर ले आएगा। और मालवा की भी स्थिति कमोबेश वही रहेगी। बहमनी है, बहमनी बाद में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसकी स्थापना करी और फिर बाद में ब्राह्मण धर्म का होने के कारण बहमन उसका शीर्षक बना। पहले वो ब्राह्मण था, बाद में मुसलमान बना तो वो बहमन हो गया। उसने इस वंश की स्थापना करी, बाद में ये कई हिस्सों में टूटेगा भी। आगे हम लोग जब मुगल पीरियड पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि क्या दक्षिण भारत की नीति रही शासकों की, उसके बारे उसके संदर्भ में। विजयनगर साम्राज्य महत्वपूर्ण है ना। विजयनगर साम्राज्य बस ऐसे दे दिया यूपीएससी ने, इसका मतलब ये मत समझिए कि विजयनगर साम्राज्य थोड़े में दे दिया, बहुत पूरा इसका सारी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे कृष्णदेव राय। और दक्षिण भारत की राजनीति को संतुलित करने में
क्या इनकी भूमिका रही, इस पर आपके लिए प्रश्न बनेगा। अभी आगे आप देखिएगा कि जब समाज और संस्कृति की बात आएगी तो फिर से विजयनगर का नाम आएगा, है ना, क्योंकि वो अभी तो पॉलिटिकल अभी अभी हम क्या कह रहे हैं कि 15वीं 16वीं शताब्दी में राजनैतिक घटनाक्रम और अर्थव्यवस्था, इन दो क्षेत्रों में क्या चीजें हुई, तो उस पर आपके लिए सवाल है यहाँ से। 16वीं शताब्दी हम बात करते हैं ना, 16वीं शताब्दी 15वीं और 16वीं दोनों शताब्दी की बात कर रहा है, मतलब कि 1401 से लेकर 1600 तक की बात कर रहा है। ये 200 सालों में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उनकी बात कर रहा है। तो उन्हीं क्रम में मुगल साम्राज्य का पहला चरण भी आ जाता है। मुगल साम्राज्य का पहला चरण क्या है? बाबर और हुमायूं। 1526 में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम शाह लोदी को पराजित करके दिल्ली की सल्तनत को खत्म कर दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, और 1530 तक वो यहाँ पर शासक बना रहा। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। 1530 में उसकी मृत्यु के बाद हुमायूं शासक हुआ और इसने 1540 तक शासन किया। 1540 में बिलग्राम युद्ध में पराजित होने के बाद ये भाग गया और 1540 से लेकर 1555 तक फिर से सूर डायनेस्टी का शासन रहा, और फिर 1556 में 1556 में फिर से आया हुमायूं, और इसने पराजित करके 1556 तक, 1555 में फिर से आया, पराजित करके 1556 तक शासन किया। तो अगर हम देखें 1526 से लेकर, सॉरी, 1526 से लेकर और 1556 तक, ये जो 30 साल का इतिहास है, इसके लिए आप चाहें तो एक शीर्षक बना सकते हैं। ये क्या है? ये है संघर्ष का काल। किसके किसके बीच में? दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को किससे छीना था इन्होंने? तो आप कहिएगा कि भाई अफगानों से छीना था। तो फिर लोधी कौन था? अफगान था। तो वो क्या कर रहा था? वो मुगलों से संघर्ष कर रहा था। मुगलों से संघर्ष क्यों कर रहा था? क्योंकि ये मंगोल थे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये अफगान मुगल संघर्ष का पीरियड है, और अभी अकबर से पहले भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाई है। 1526 से 1530 तक मात्र 4 वर्षों में शासन किया बाबर ने, और उसके बाद का पीरियड जो रहा, हुमायूं का जो पीरियड रहा, वो भागता ही रहा, भागता। लेनपुल ने कहा ना कि वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ा के ही मर गया। तो उसने रूल कब किया मुझे नहीं मालूम। उसने रूल नहीं किया, बल्कि वो लड़ाइयां लड़ता रहा, इधर से उधर भागता रहा, और एक अस्थिर व्यक्तित्व, एक अस्थिर नीति प्रशासन में होने के कारण वो जो है भारत में शासक नहीं बन सका। मैं तो ये मानता हूं कि मुगल साम्राज्य वास्तव में स्थापित ही हुआ अकबर के बाद से। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग चर्चा करेंगे बाबू। अभी बहुत टाइम नहीं है अपने लोगों के पास, सारी चीजें हो जानी चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग अगले चरण में चल सकें, है ना। लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण सेशन में हैं बच्चे, आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो बाबू, ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, है ना। और लोग बहुत हल्के में चीजों को व्याख्या कर देंगे, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है ना, तो आप हमारे साथ धीरे धीरे चलते रहिए। मैं जैसा ले चल रहा हूँ आपको, बिल्कुल इसी के साथ चलते रहिए। अंत में आप देखिएगा कि पूरा क्रिस्टल क्लियर चीजें सामने हैं आपके, है ना। आप जो है इसको फॉलो करते चलें बस, है ना, फॉलो करते चलें। एक रिदम आपको मिलेगा, हमारे साथ जब पढ़ेंगे तो आपको एक रिदम मिलेगा, और उसी रिदम में आप बहते चलिए, एंजॉय करते चलिए। आपको अंत में देखेंगे कि सब क्लियर हो गया, और आप जब प्रश्न लगाने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्यों पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बहुत जरूरी है, चीजें इंटर रिलेट हो जाएंगी, है ना। अब बात आती है कि सूर साम्राज्य की। तो मैंने बताया ना कि 1540 में फिर से अफगानों ने भगा दिया किसको? मंगोलों को। मुगल जो अपने आप को मुगल कहते, मुगल गाली होती थी, मुगल मुगल एक गाली वाला शब्द है। मुगल शब्द का मतलब होता है जिद्दी व्यक्ति, बदतमीज व्यक्ति। तो हुमायूं को, सॉरी, बाबर को मिर्जा लोग मुगल कहते थे, क्योंकि वो उसका टाइटल तो मिर्जा था ना। तो उमर शेख मिर्जा का पुत्र था ना बाबर।
तो उसका टाइटल मिर्जा था। और मिर्जा लोग उसकी जिद के कारण वो बहुत आंतरिक संघर्ष में उलझा रहा, बार बार जीतता रहा, हारता रहा फरगना के क्षेत्र में। फरगना और समरकंद की कहानी जब हम आपको बताएंगे तो आप देखिएगा कि बार बार हारता रहा, जीतता रहा, तो लोग उसको मुगल कहना शुरू किया, बड़ा मुगल आदमी है, बड़ा मुगल है, बड़ा मुगल है, बड़ा जिद्दी है। और उसको ये अच्छा लगा और उसने मुगल को टाइटल बना लिया अपना, है ना। तो देखिए ना, लोग गाली देते हैं, लोग सफल हो जाते हैं, कैसा संबंध है इस बात में, है ना। तो आप अगर सकारात्मक मानसिकता, देखिए इतिहास एक टॉपिक, एक एक शिक्षा और देके चला गया आपको कि अगर आप सकारात्मक हैं तो गाली को भी आप क्या बना सकते हैं, आशीर्वाद में बदल सकते हैं। आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, बच्चे आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें इन एनी सिचुएशन। शेरशाह सूरी ज्यादा ताकतवर साबित हुआ, ज्यादा चालाक साबित हुआ, ज्यादा समझदार साबित हुआ। हुमायूं कई मामलों में बड़ा रिलैक्टेंट था और बहुत ही दुर्भाग्यशाली था कह सकते हैं, और बहुत ही चीजों को ना समझने वाला था। इसके कारण से वो हारा और अंततः शोर साम्राज्य की स्थापना हुई। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है शेरशाह। इतिहास में बिरले ऐसे लोग हैं, अगर आप इतिहास में ऐसे लोगों की सूची बनाएंगे तो आप देखेंगे शिवाजी, शेरशाह, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ किसी की किसी से, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत नीचे से स्टार्ट करके बहुत बड़ा काम किया। आप अभी अकबर को देखिएगा तो उसने भी बहुत नीचे से स्टार्ट करके बहुत बड़ा काम किया। आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखिएगा तो बहुत नीचे से स्टार्ट करके बहुत बड़ा काम किया। तो बहुत सारे ऐसे इतिहास में, आप गांधी को देखिएगा बहुत नीचे से स्टार्ट करके बहुत बड़ा काम किया। तो ये वो इनके व्यक्तित्व से आपको सीख मिलेगी, तो आप इनको पढ़ना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं प्रशासन से, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो प्रशासन विकसित किया वही आगे चलकर अकबर की प्रशासनिक नीतियों का मुख्य आधार बनता है। और आपसे कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी को क्या अकबर का अग्रगामी माना जा सकता है? क्या शेरशाह सूरी अकबर का अग्रगामी था? क्या अकबर के द्वारा जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए गए वो शेरशाह सूरी से प्रेरित थे? क्या अकबर की भू राजस्व प्रशासन में किए गए सुधार शेरशाह के ऋणी हैं? तो आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी उसके, हर पहलू को देखना पड़ेगा। हम लोग चर्चा करेंगे उस पर कॉम्प्रिहेंसिवली। बट ये शेरशाह और अकबर के मध्य एक संबंध विकसित करेगा, वो क्या है? शेरशाह का प्रशासन, और प्रशासन के जितने भी एंगल हैं। प्रशासन कैसा था उसका? बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन था, बहुत ही मानवतावादी था, मानवीय दृष्टिकोण उसमें बहुत ज्यादा था। और आप अकबर के प्रशासन में देखिएगा तो वहां भी एक मानवीय दृष्टिकोण आपको दिखाई देता है। तो आप इससे पहले के प्रशासन में देखिएगा, अशोक के प्रशासन में तो देखिएगा बहुत मानवीय दृष्टिकोण दिखाई देता है। तो शेरशाह सूरी का प्रशासन इसलिए इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें मानवीय दृष्टिकोण व्याप्त है, और सामान्यतया ऐसा दिखाई नहीं देता है, खासतौर से मोनार्कियल रूलिंग सिस्टम में, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बात और जाननी चाहिए आपको कि 1498 तक, 1419 तक, मतलब 1500 ईस्वी तक पुर्तगाली भारत में आ गए। और पुर्तगालियों ने प्रारंभ में कहाँ पर अपनी क्या चीजें बनाई और वो कैसे यहाँ पर सत्ता अपना स्थापित कर रहे थे, 16वीं शताब्दी के घटनाक्रमों के अध्ययन में वो भी आ जाएगा। 1510 में उन्होंने गोवा को जीत लिया और वहां से फिर धीरे धीरे करके अब फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करना और यहाँ पर औपनिवेशिक प्रतिष्ठानों की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सारी बातों पे हम बात कर सकते हैं, इन सारी बातों पे हम बात कर सकते हैं कि पुर्तगाली शक्ति ने कैसे भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, खासतौर से कोस्टल पॉलिटिक्स को, जो तटीय राजनीति है, जो तटीय व्यवस्था है, उसको बहुत गहरे से प्रभावित किया। एक स्थिति ऐसी रही कि पुर्तगाली इतने ताकतवर हो गए थे कि अकबर की जहाजों को पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ता था, ऐसी भी सिचुएशन आई। तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। यूपीएससी प्रश्न बनाता भी है कभी कभार उस पर, तो आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग उस पर, है ना। 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी में समाज और संस्कृति, यहाँ पर क्या था? घटनाक्रम, राजनीतिक, राजनीति, अर्थव्यवस्था, नीचे है समाज और संस्कृति। इसमें देखिए बहुत बहुत सारा क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास होता है। जब इंटीग्रेटेड कल्चर नहीं डेवलप हो पाती है या इंटीग्रेशन नहीं होता है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो। दरअसल होता क्या है ना कि
पॉलिटिकल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी होता है। किन चीजों के लिए? कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, राजनैतिक एकीकरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एकीकरण को बढ़ाता है। और ये पीरियड कैसा है? ये डिसइंटीग्रेशन का एरा है। इंटीग्रेशन क्या, डिसइंटीग्रेशन का एरा है। तो डिसइंटीग्रेटेड एटमॉस्फेयर रहा। फिर 15वीं 16वीं शताब्दी जो रही बहुत ही डिसइंटीग्रेटेड रही इंडिया के रेफरेंस में, जिसके कारण से बहुत सारा क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ। तो वही ये पूछ रहा है कि भाई क्षेत्रीय संस्कृतियां कहाँ कहाँ विकसित हुई और उनकी क्या विशिष्टताएं रही, उन पर भी हम लोग बातें करेंगे। साहित्यिक परंपराएं इस काल में कैसे विकसित हुई 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच में। बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज में चीजें लिखी गई, अवधी में लिखी गई, ब्रज में लिखी गई, हाँ मैथिली में, बहुत सारे भाषाओं में, स्थानीय बोलियों भाषाओं में बहुत सारे साहित्य की रचना की गई जो कि रीजनल कल्चर को रिप्रेजेंट करती है ना। और फिर आप देखेंगे कि स्थापत्य में भी एक प्रांतीयता के तत्व पाए गए। आपने देखा कि प्रांतीय स्थापत्य में विजयनगर साम्राज्य का प्रांतीय स्थापत्य कैसे विकसित हुआ, उस पर हम लोग देखेंगे। फिर विजयनगर साम्राज्य का समाज, संस्कृति, साहित्य और कला कैसे विकसित हुई, ये भी आपके लिए रहेगा। तो हमने विजयनगर की जब बात ऊपर करी थी तो बोल दिया था कि भैया बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है ना। यहाँ पे प्रशासन भी देखना है आपको, न्यायंकार व्यवस्था क्या है, अयंगार व्यवस्था क्या है, वो भी आपके लिए जानना है। और कृष्णदेव राय की भूमिका क्या थी दक्षिण भारत की राजनीति को संतुलित करने में, वो भी आपको ध्यान देना है। इसके विघटन की मार्ग कैसे प्रशस्त हुए, ये भी ध्यान में देना है। अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही थी, बहुत सारा साहित्य लिखा गया, कैसे लिखा गया, अष्टदिग्गज कौन थे, क्या कैसा चल रहा था, कला के क्षेत्र में कौन कौन से मंदिर और चीजें निर्मित की गई, उन सब बातों पे एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे हम लोग, ताकि यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब हम आते हैं अकबर में। 17वीं शताब्दी में अब हम लोग आ गए हैं। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आ गए हैं। तो अकबर का जो रूलिंग पीरियड रहा है, अकबर का रूलिंग पीरियड है 1556 से 1605, मतलब कि प्रारंभिक 17वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध से इन्होंने शासन करना शुरू किया। और इन्होंने एक मजबूत शासन स्थापित किया। विजयनगर विजय सॉरी अकबर के संदर्भ में विजय एवं साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, मतलब कि अकबर की राजनैतिक उपलब्धियां, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ अकबर। राजनैतिक उपलब्धियां क्या रही हैं? वही जो उसने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करी, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक। फिर बात आती है कि इस जो व्यवस्थित शासन इन्होंने स्थापित किया, देखिए एक एक देखिए क्रोनोलॉजी हमने जैसे शुरू से बताया कि आपको सिलेबस में एक निश्चित क्रोनोलॉजी बनी हुई है, एक निश्चित क्रम विज्ञान बना हुआ है, एक निश्चित क्रम व्यवस्था बनी हुई है। पहले क्या बताया यूपीएससी ने कि अकबर ने भाई जीत लिया और बड़ा साम्राज्य बना लिया, पहले ये जान लो। जब ये जान लो और इसमें सेटिस्फाई हो जाओ तो ये जानो कि उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया तो कैसे उसकी व्यवस्था को व्यवस्थित किया, और उसकी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जागीर और मनसबदारी व्यवस्था को कैसे विकसित किया, और ये व्यवस्था कैसे आगे चलकर घातक बन गई, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इस बारे में हम लोग जानेंगे। और जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसा हमने पीछे बताया, तो उस टॉपिक के जितने भी आयाम है, जागीरदारी, मनसबदारी व्यवस्था, हम भले ही हमसे ना पूछा गया हो कि दिल्ली सल्तनत के पतन में इसकी क्या भूमिका रही, लेकिन जब हम कंक्लूड कर रहे हो आंसर को, तो हम बता दें कि भाई ये लाया इसलिए गया था, प्रभाव इसका ये भी रहा, है ना। और यही है बहुआयामीयता का मतलब, यही है कि आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को समझ लें। बेटे जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप समझाएंगे नहीं, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप समझा नहीं पाएंगे, है ना। तो सबसे और समझाने के चक्कर में आप पड़े हुए हैं कि हे ईश्वर हमको समझाने का मौका दो। हम यूपीएससी के एग्जामिनर को समझाना चाहते हैं कि हम ही सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं, कृपया हमको 350 नंबर दे दो ऑप्शनल के पेपर में। तो वो कहता है हे बालक धैर्य रख, पहले पढ़ाई कर, तू थोड़ा और पढ़, फिर तुझे 300 नंबर दूंगा मैं, है ना। तो बेटे पहले सीखो, समझो, चीजों को अपने स्तर में, अपने लेवल पे ले आओ। यूपीएससी जिस स्तर पे चीजों को समझना चाहता है आपसे, जो उम्मीद करता है, उस स्तर पे आप पहुंच जाओ पहले, है ना।
राजपूत नीति, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। विजय और साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के क्रम में इन्होंने एक तो अपना ये जागीरदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था अपनाई, जिससे क्या हुआ, आंतरिक सुदृढ़ीकरण हुआ। इसके अलावा जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनको संतुलित करने का भी इन्होंने प्रयास किया, और क्षेत्रीय शक्तियों को संतुलित करने के क्रम में सोची समझी दृष्टिकोण का विकास किया। और अगर हम इनमें बीच में एक लाइन खींच दें, सॉरी, अगर इसके बीच में हम एक लाइन खींच दें तो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि भाई देखो, राजपूत नीति क्या थी, ये भी साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण करने के लिए क्षेत्रीय समानता की नीति थी। कि जो क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है इसको हम संतुलित कर ले जाएं, राजपूतों को सेटिस्फैक्टरी रोल देकर, एक एक सम्मानजनक भूमिका दे दें, एक संतोषजनक जगह दे दें साम्राज्य में, है ना, सेटिस्फैक्टरी रोल मिले उनको और उनका जो सम्मान है वो बना रहे। तो क्या होगा, हमारा साम्राज्य मजबूती से टिका रहेगा। यही गलती करी किसने, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने, कभी मजबूत नहीं हो पाए। सामाजिक दृष्टिकोण के विकास को भी अगर हम ध्यान दें कि अकबर के सामाजिक दृष्टिकोण के विकास का क्या कारण रहा, तो यहां भी हम देख सकते हैं कि अकबर का जो सामाजिक दृष्टिकोण का विकास रहा उसके पीछे भी बहुत बड़ा उद्देश्य रहा, साम्राज्य को सुरक्षित रखना, साम्राज्य को संतुलित रखना, साम्राज्य में आंतरिक विद्रोहों को रोकना। और अकबर का जो व्यक्तित्व था, अकबर का जो जीवन यापन हुआ, जो उसका जन्म हुआ वो हिंदू दरबार में हुआ। उसकी माता जो थी मीर अली अकबर जामी, जो कि सूफी संत थे, सूफी संत थे, सिया थे, उनकी पुत्री थी। तो माँ सूफी थी, सॉरी माँ सिया थी, बाप सुन्नी था। इनके जो गुरु थे वो इतने धार्मिक रूप से सहिष्णु थे कि उनको ईरान के लोग समझते थे कि सिया है और इराक के लोग समझते थे कि सुन्नी है। तो बहुत ही धार्मिक सहिष्णुता। और इनका जो मेन सहयोगी था, जो इनके जीवन में जिसके विचारों का सबसे अधिक प्रभाव रहा, वो थे इनके प्रधानमंत्री, वो भी सिया मुसलमान थे। तो सिया, सुन्नी, हिंदू, बहुत सारे अलग अलग मान्यताओं के बीच में रहने के कारण वो धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था, और दूसरे धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता, सामाजिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की राजनीतिक आवश्यकता को भी वो समझ रहा था, जिसके कारण से उसने एक ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण का विकास किया जिसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया, है ना। और अपने सामाजिक दृष्टिकोण के विकास के क्रम में ही उसने क्या किया, सुलह कुल की नीति का पालन किया, सुलह कुल के सिद्धांत का विकास किया। तो सामाजिक धार्मिक नीति में एक सुलह कुल की भावना बनी रही और वो आगे काम करती रही। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सुलह कुल बना रहा, इसकी नीति पर काम करते रहे। बहुत बड़ी बात यह भी है कि कला और प्रौद्योगिकी का क्या विकास हुआ अकबर के शासनकाल में। तो अकबर के शासनकाल में भाई कला और प्रौद्योगिकी का खूब विकास हुआ, है ना। तो कला के क्षेत्र में तो विभिन्न सभी कलाओं का, कला के क्षेत्र में चित्रकला, स्थापत्य कला, ललित कला, सभी कलाओं का विकास हुआ, है ना। तो हमने पीछे भी कल की क्लास में या इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बात करी थी कि जब भी ऐसा होता है कि कोई क्षेत्र राजनीतिक रूप से स्थिर हो जाता है, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से स्थिर हो जाता है, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है, तो वहां पे कला के विभिन्न रूपों का विकास होता है। और वो इस काल में रहा तो कला का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, और इनको राज दरबारी संरक्षण मिला, बहुत सारी कलाओं को मिला। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे और बहुत ही वर्टिकल डिस्कशन करेंगे। छोटी से छोटी बात को, बड़ी से बड़ी बात को हम आपस में रखेंगे। आप भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे। आपको जो भी प्रश्न पूछना होगा, आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा, रहा है अभी से, अभी अभी एट वंस। अब अभी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन को। अब बात आती है 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कैसा रहा। हम 16वीं शताब्दी, हमने बताया कि 1605 तक इन्होंने शासन किया, मतलब 17वीं शताब्दी में केवल 5 साल शासन किया। तो अब हम इससे आगे की शताब्दी में चलते हैं। आगे की शताब्दी मतलब 1600 से 1700, और उसके बीच में मुगल साम्राज्य क्या रहा, 1707 तक
औरंगजेब का शासन रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अंतिम मान लिया जाता है ना। मुगल वैसे तो 1857 तक किसी न किसी रूप में शासन करते रहे, लेकिन 1526 से 1707 के बीच में जिन मुगलों ने शासन किया, इनको हम क्या कहते हैं, महान मुगल कहते हैं। तो ये महान मुगल हैं जिन्हें हम मानते हैं कि यही है। और ये 5 हैं, ये हैं हुमायूं, ये हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और औरंग, अब देखिए ना, यूपीएससी ने अकबर को पूरी एक यूनिट दी और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को एक यूनिट में समेट दिया। रीजन आपके सामने स्पष्ट है, क्योंकि अकबर ने जो नीतियों की स्थापना करी, अब देखिए अकबर ने जो पॉलिसीज बनाई वो कहाँ कहाँ चलती रही, वो जहांगीर के पीरियड में चलती रही और वो शाहजहां के पीरियड में चलती रही। और इन दोनों ने अगर इनमें कोई परिवर्तन किया भी, तो वो परिवर्तन सिर्फ इसलिए हुआ कि समय काल परिस्थितियों की मांग रही, और वो इस व्यवस्था के रूप में परिवर्तन नहीं करने होने पाया। इस व्यवस्था सुलह कुल की नीति, मनसबदारी की व्यवस्था, जागीरदारी की व्यवस्था, धार्मिक दृष्टिकोण, राजपूत नीति, दक्कन नीति, अकबर ने जो पॉलिसी बनाई, जहांगीर या आप वेस्टर्न एशिया पॉलिसी, अकबर ने जो पॉलिसी बनाई उसी पॉलिसी के साथ ये काम करते रहे, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया उसमें। लेकिन औरंगजेब ने आकर उसमें बहुत परिवर्तन किया और कई विध्वंसात्मक परिवर्तन भी हुए इसमें। तो हमें इन तीनों को इसी संदर्भ में देखना होगा, और हमारा जो यूपीएससी की डिमांड है वो भी इसी संदर्भ में है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की प्रमुख प्रशासनिक नीतियां। तो अगर हम जहांगीर और शाहजहां की बात करेंगे तो प्रमुख प्रशासनिक नीतियों में जो कुछ भी आप देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि वो वास्तव में अकबर की नीतियों का ही विकास है। और अकबर की नीतियों में जो परिवर्तन है, जो डायवर्जन है, वो कैसा है, वो समय काल परिस्थितियों के अनुकूल होने वाला एक परिवर्तन है, और कुछ नहीं है। वो परिवर्तन नहीं है, बल्कि समय काल की मांग है कि इसमें सुधार किया जाए, तो वो सुधार है, अमेंडमेंट है। पर औरंगजेब ने उसमें परिवर्तन किया, तो औरंगजेब की प्रशासनिक नीतियां ज्यादा महत्वपूर्ण है इन द रिस्पेक्ट ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां। तो हमें वहां ज्यादा ध्यान देना होगा कि राजपूतों के लिए उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई, दक्षिण भारत के लिए उन्होंने क्या नीति अपनाई, दक्षिण भारत के नासूर ने कैसे साम्राज्य के विघटन की नींव रख दी, कैसे औरंगजेब को असफल शासकों में गिना जाने लगा उनके दक्षिण भारतीय राज्य के मोह के कारण, कैसे उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों को अपने ईगो के साथ अनावश्यक रूप से कनेक्ट किया, कैसे उन्होंने राजपूत नीति में अपने परिवर्तन किया और राजपूतों के साथ एक लंबा संघर्ष करने के बाद फिर कुछ नहीं मिला उनको। इस बात को अकबर पहले समझ गया था, जहांगीर और शाहजहां भी समझ गए थे, औरंगजेब नहीं समझ पाया। तो इसको हम लोग देखेंगे। और जैसा कि पीछे हमने आपको बताया था कि मनसबदारी और जागीरदारी का एक पहलू ये भी है कि वो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार रही। वही देखिए यहाँ भी पूछ लिया गया है, यहाँ भी सिलेबस में रख दिया गया है कि साम्राज्य और जमींदारों का क्या संबंध रहा। तो ये साम्राज्य एवं जमींदार, ये टॉपिक जो है ये बताना चाह रहा है कि जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था ने साम्राज्य को कब मजबूती दी और साम्राज्य को कब कमजोर किया, क्या भूमिका रही साम्राज्य के निर्माण में, क्या भूमिका रही साम्राज्य के पतन में। तो बहुत जरूरी है आप इसको समझ पाए। और फिर आगे कह रहा है कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की धार्मिक नीतियां बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जहांगीर, शाहजहां भले ना पूछे जाए, औरंगजेब जरूर पूछा जाता है, उसकी धार्मिक नीतियां क्या थी और वो कैसे अकबर की धार्मिक नीतियों से अलग थी, और कैसे उन धार्मिक नीतियों ने भारत में विद्रोह की स्थिति का निर्माण किया, कैसे उन धार्मिक नीतियों ने भारत में मुगल साम्राज्य के विघटन की भूमिका तैयार की। ये सारी बातें इसमें आने वाली हैं। अगला टॉपिक है मुगल राज्य का स्वरूप। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में कहा कि भाई वो धार्मिक स्वरूप का था कि गैर धार्मिक स्वरूप का था, धर्मनिरपेक्ष था, कैसा था, ये बहुत बड़ा मुद्दा है मुगल साम्राज्य के संदर्भ में भी। अभी यहाँ पर वो छोटे में डिस्कस नहीं हो सकता, हम लोग उसको बाद में चर्चा में ले आएंगे। 17वीं शताब्दी का संकट एवं विद्रोह, ये एक्चुअल में क्या कह रहा है, ये एक्चुअल में कह रहा है जहांगीर, शाहजहां, देखो जहां अकबर के टाइम पे भी विद्रोह हुए, लेकिन विद्रोह कैसे रहे, जहांगीर ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे विद्रोह कैसे रहे,
ये क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा विद्रोह किए गए। जैसे आप देखेंगे कि विद्रोह किसके द्वारा किया गया, सिखों के द्वारा किया गया, है ना। और जो दक्षिण भारत की शक्तियां रहीं उनके द्वारा विद्रोह की स्थिति निर्मित हुई, जो पश्चिम भारत की शक्तियां रहीं उनके द्वारा विद्रोह की स्थिति निर्मित हुई, बंगाल की शक्तियों द्वारा विद्रोह की स्थिति निर्मित हुई। तो ये जो विद्रोह हो रहे हैं ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है 17वीं शताब्दी का संकट। संकट का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जागीरदारी क्राइसिस की बात कर रहा है भैया, है ना। जागीरदारी संकट, जागीरदारी संकट और इकोनॉमी में श्रिंक आया है। ये क्या है, अर्थव्यवस्था के पतन का भी काल है। एक पीरियड ऐसा भी था कि इंडिया और चाइना पूरी दुनिया की 60% जीडीपी को होल्ड करते थे। जब आप रूलिंग पीरियड ऑफ अकबर की बात करते हैं, जब भारत पर पाश्चात्य शक्तियां अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रही थी, प्रभाव नहीं जमा रही थी बल्कि व्यापार का प्रयास कर रही थी, तो भारत और चाइना पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 60% होल्ड कर रहे थे। और वहां से एक आर्थिक पतन की ओर चले गया और 17वीं शताब्दी का संकट खड़ा हो गया, जमींदारी और इस तरह के तमाम क्राइसिस आपके सामने आ गए। अहोम साम्राज्य असम में स्थापित हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा शिवाजी और प्रारंभिक मराठा राज्य। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है शिवाजी, शिवाजी और शिवाजी का प्रशासन। अभी आगे वो देखिए टॉपिक में आएगा, तो हमें इस पर थोड़ा ध्यान देना है। शिवाजी बहुत करिश्मेटिक कैरेक्टर, कैसे उन्होंने एम्पायर बिल्डअप किया, वहां से उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए प्रश्न। हालांकि हमने पीछे भी बताया कि ये यूपीएससी जो है एक उपाश्रित अप्रोच लेकर चलता है, एक जो है सबॉल्टर्न अप्रोच लेकर चलता है, इसलिए व्यक्तिवादी सवाल बनाता नहीं है सामान्यतया। और आपसे भी ये निवेदन है कि जब भी वो कोई भी प्रश्न पूछे, जैसे दिल्ली सल्तनत का पतन पूछ लिया, मुगल साम्राज्य का पतन पूछ लिया, मौर्यों का पतन पूछ लिया, तो कृपया आप व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ना अपनाएं। किसी व्यक्ति की आलोचना करने से बेहतर है आप व्यवस्था की आलोचना करें कि ये सिस्टम ऐसा था जिसके कारण से ऐसा हुआ। और व्यक्ति की भूमिका कहां तक होती है किसी व्यवस्था के पतन या निर्माण में, इतनी ही भूमिका होती है कि वो व्यक्ति उस व्यवस्था को संचालित करने में सफल हो पा रहा है कि नहीं, तो उतना उसकी बात करिए, उससे ज्यादा व्यक्तिवादी मत होइए। तो यूपीएससी भी व्यक्तिवादी नहीं होता, आप भी मत होइए। तो शिवाजी एवं प्रारंभिक मराठा राज्य की क्या उपलब्धियां रहीं, इस पर हम लोग अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव माइंडसेट डेवलप करने वाले हैं और बहुत मस्ती में करने वाले हैं इस सब काम को। अगली यूनिट में है हम लोग 16वीं और 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था एवं समाज। 17वीं और 16वीं और 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना इन सब चीजों से है नहीं। जनसंख्या, कृषि उत्पादन, शुल्क उत्पादन, नगर, इन सब बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग इकट्ठी करेंगे कि 16वीं 17वीं शताब्दी में इन सब चीजों की क्या स्थिति थी। अब चूंकि हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि एक उपाश्रित दृष्टिकोण के साथ पेपर बनाया जा रहा है, इसलिए इन चीजों से प्रश्न बना लेता है यूपीएससी। तो हम बिल्कुल एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं, एक भी यूनिट नहीं छोड़ने वाले हैं, और हर यूनिट के हर टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कंपनियों के माध्यम से यूरोप के साथ वाणिज्य व्यापार क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इसको जब हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के विकास, यूरोपीय संपर्क के कारण अर्थव्यवस्था का विकास, तो उसी में ये कवर होगा। भारतीय व्यापारी वर्ग, बैंकिंग, बीमा और ऋण प्रणालियां, ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे आपके लिए, और हम लोग इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चर्चा में लेने वाले हैं। किसानों की दशा, स्त्रियों की स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख समुदाय एवं खालसा पंथ की स्थापना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सिख समुदाय। और वो जब से गुरु नानक से लेकर और फिर आगे तक महत्वपूर्ण रहेगा। हम लोग बहुत डिटेल से इस बात पर डिस्कशन करेंगे। फिर बात आता है मुगल साम्राज्य कालीन संस्कृति। संस्कृति हमने बताया कि सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, और इसमें फारसी इतिहास एवं अन्य साहित्य, हिंदी एवं अन्य धार्मिक साहित्य। हमने आपको बताया कि 13वीं 14वीं शताब्दी तक आते आते हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा,
हिंदी शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए किया जाने लगा जो भाषा पाली, प्राकृत, अवहट्ट, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से परिवर्तित होते हुए हिंदी तक पहुंची थी। तो उस भाषा को हिंदी नाम दे दिया गया और फारसी उसकी बहन हो गई। हालांकि 75% वर्ड्स जो हैं हिंदी भाषा में दे आर फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। बहुत ज्यादा मात्रा में संस्कृत भाषा के शब्द हैं। 75% या उससे भी ज्यादा शब्द हिंदी के संस्कृत भाषा से हैं, लेकिन जो 25% विदेशी भाषाओं से हैं उसमें से 95% फारसी से हैं। तो बहुत बड़ा रोल रहा फारसी का हिंदी के विकास में। तो फारसी साहित्य और अन्य साहित्य महत्वपूर्ण उतने नहीं है जितना हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य में कैसे क्या विकास हुआ और अन्य धार्मिक साहित्य कैसे लिखे गए उस पर। मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला, पक्का पक्का प्रश्न आने वाला है यहाँ से और आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मुगल स्थापत्य कला में अकबर, जहांगीर तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर शाहजहां और औरंगजेब, और इन पर क्या प्रभाव रहा, इस्लाम का, हिंदुइज्म का, बौद्ध, जैन और पाश्चात्य, इन सब शैलियों ने कहीं ना कहीं यहाँ की चीजों को प्रभावित किया। चाहे वो आप स्थापत्य की बात करें, चाहे वो आप चित्रकला की बात करें। और मुगल स्थापत्य के साथ साथ जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रांतीय स्थापत्य का विकास हुआ वो भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, और प्रांतीय चित्रकलाओं का जो विकास हुआ वहां से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे, है ना। शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ, बिल्कुल हुआ, और आपके एग्जाम में बनेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित की गई, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण पे आते हैं हम लोग। हमने कहा कि हमें व्यक्तिवादी नहीं होना है। जब भी हम किसी व्यवस्था के पतन की बात करते हैं, साम्राज्य का पतन किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता है, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं उसमें व्यक्ति की एक अपनी निश्चित भूमिका होती है। तो उसी संदर्भ में हमें मुगल साम्राज्य के पतन को देखना होगा। कुछ संस्थागत समस्याएं थी, कुछ प्रकार्यात्मक समस्याएं थी, और कुछ कैसी थी, कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको टाला नहीं जा सकता था, वो थी व्यक्तित्व की समस्याएं। तो उनके कारण से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इस पर हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव माइंडसेट डेवलप करेंगे। क्षेत्रीय सामंत देश का मतलब ये है कि जो मुगल 18वीं शताब्दी में है, हम लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि 18वीं शताब्दी मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है। 1707 के बाद की घटना हम चर्चा कर रहे हैं। तो 1707 के बाद या औरंगजेब की मृत्यु के बाद की बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी में है। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन होगा तो कई सारे क्षेत्रीय राजवंश खड़े होंगे, जैसे जैसे बंगाल, जैसे अवध, जैसे कर्नाटक, जैसे आपका मराठा, जैसे आपके सिख, कई इस तरह के जाट, रूहेले, बुंदेले, बहुत इस तरह के क्षेत्रीय, और इनके अलावा वो छोटे मोटे डेवलप हो रहे होंगे। तो ये क्षेत्रीय सामंत हैं, इनके बारे में भी आपके पास जानकारी चाहिए। और इसमें निजाम, जो कि दक्कन क्षेत्र में बंगाल और अवध, इन पर विशेष ध्यान आपको देना है। दक्कन की सिचुएशन क्या चल रही है, बंगाल और अवध। चूंकि मराठा तो अपने आप में एक अलग ही सेक्शन है ना। अब देखिए, पेशवा के अधीन मराठा उत्कर्ष और मराठा राजनीति एवं वित्तीय व्यवस्था। मैं आपको सलाह दूंगा कि मराठा एक यूनिट आप समझें। मराठा एक यूनिट कहाँ से समझे आप? मराठा आप समझे शिवाजी। शिवाजी के बाद औरंगजेब मजबूत हो गया और उसने शिवाजी को कमजोर कर दिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब के चलते मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया। औरंगजेब के बाद साहू जी फिर स्वतंत्र हो गए और हालांकि बहुत मजबूत काम नहीं कर पाए। और साहू जी के बाद पेशवाओं का शासनकाल आया। हालांकि पेशवा जो थे वो अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन अब आगे चलकर 1750 की संगोला संधि के बाद वो मुख्य शासक हो जाएंगे। और जो छत्रपति होगा वो महलों का महापौर हो जाएगा, वो महलों में रहेगा बस, और अपना लाइफ एंजॉय करेगा। बाकी चीजों में सब कुछ काम कौन करेगा? पेशवा करेगा। तो देखिए, दो तरह से आएगा। एक तो शिवाजी, अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री से पूछेगा तो क्या पूछेगा? शिवाजी के अधीन
मराठा साम्राज्य का विकास। या आपसे वैसे पूछ सकता है कि 16वीं शताब्दी में मराठों के साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ, या कौन परिस्थितियां थीं, महाराष्ट्र में भौगोलिक परिस्थितियां कैसे उसके लिए जिम्मेदार रहीं, वहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसे जिम्मेदार रहीं, और शिवाजी का व्यक्तित्व उसमें कितना जिम्मेदार रहा, मुगलों की असफलता उसमें कितना जिम्मेदार रही। बहुत सारे कारणों को एक आप सूत्र में पिरोइएगा और तब शिवाजी के उत्कर्ष को आप समझ पाइएगा। सेम हेयर पेशवाओं के विकास में, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो पेशवा आ गए। मुगलों की सत्ता के पतन के पश्चात भारत में अगर कोई ताकत थी जो मुगलों का स्थान ले सकती थी, तो वो केवल और केवल पेशवा थे, वो केवल और केवल मराठे थे। हालांकि वो अपनी आंतरिक समस्याओं के चलते, अपनी प्रवृत्ति के चलते, प्रशासन के प्रति उनके दृष्टिकोण के चलते कभी भी वो शासक की भूमिका में नहीं आ पाए। एक महत्वपूर्ण शासक, एक एक क्रिएटिव रूलर के रूप में नहीं आ गए। रचनात्मकता का अभाव रहा। युद्ध कौशल बहुत अच्छा रहा, युद्ध कौशल के चलते एक बड़ा एम्पायर बिल्डअप हुआ, लेकिन जो प्रशासनिक कौशल चाहिए था उनमें, वो उसका अभाव पाया गया। और ये कारण रहा कि वो मुगलों को रिप्लेस नहीं कर पाए। मुगलों को रिप्लेस वो किसने किया? अंग्रेजों ने किया। जबकि अगर मराठाओं में दूरदर्शिता होती, रचनात्मकता होती, शासक के लक्षण होते, तो उनके लिए दरबार खुला था, उनके लिए मैदान खुला था, और बहुत आसानी से दिल्ली का सिंहासन बाहें खोल के खड़ा था कि हे मराठे, आओ और हमको भोगो, आओ और हमारा हम पर शासन करो, पूरा भारत तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। लेकिन मराठों की कुछ गलतियां और उनके ढांचागत समस्याएं और उनकी अपनी समस्याएं, इन इन चीजों ने उनको जो है एक बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई। पेशवाओं के अधीन मराठा उत्कर्ष, देखिए ना, हेडिंग बना दिया इन्होंने, पेशवाओं के अधीन मराठा उत्कर्ष। फिर मराठा राजनीति एवं वित्तीय व्यवस्था, मतलब प्रशासन कैसे चलता था मराठों का, और उनका टैक्सेशन सिस्टम क्या था, बहुत महत्वपूर्ण है टैक्सेशन सिस्टम उनका। जब आप उसको समझिएगा, टैक्सेशन सिस्टम को समझिएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा कि भाई ये तो एक्सटॉर्शन वसूलते थे कि हम तुम पे आक्रमण कर देंगे अगर हमको पैसा नहीं दोगे तो एक्सटॉर्शन जैसा वो अभी भी कल्चर है मुंबई में, तो वहीं से हमें लगता है डेवलप हुई है। अफगान शक्ति का उदय, अब यह बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जब मुगल साम्राज्य का जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा, फिर से अफगान शक्ति एक बार विकसित हुई, और फिर से मुगल जब ताकतवर हुए तो अफगान शक्ति फिर से दब गई, और फिर से अफगान आने लगे। और अफगान जब आए तो अब की बार कुछ खास नहीं कर पाए। पानीपत के तीसरा युद्ध महत्वपूर्ण है, 1761 में लड़ा गया, अहमद शाह अब्दाली, उससे पहले नादिर शाह का आक्रमण। तो अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमण का कोई दूरगामी परिणाम नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। जब भी पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा जाएगा, ये मराठों के रेफरेंस में पूछा जाएगा, अहमद शाह अब्दाली के रेफरेंस में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो कोई शक्ति भारत में नहीं है। और फिर अंतिम टॉपिक है इसमें, ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या में राजनीति, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन राजनैतिक कारकों की पहचान करें जिनके कारण से अंग्रेज सफल हुए। उन सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान करें जिसके कारण से अंग्रेज सफल हुए। अंग्रेजों के भारत में आने के समय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या की बात कर रहा है, मतलब कि ये बात कर रहा है 1750 के आसपास। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, तो कैसा पॉलिटिकल सिचुएशन है, बहुत विघटित है, डिसइंटीग्रेटेड है इंडिया। कहीं पे मराठी शासन कर रहे हैं, कहीं पे निजाम शासन कर रहा है, कहीं पे बंगाल का नवाब शासन कर रहा है, कहीं पे अवध का नवाब शासन कर रहा है, कहीं पे सिख शासन कर रहे हैं, कहीं पे कोई और शासन कर रहा है, कहीं पे कोई और शासन कर रहा है। बहुत ही छितराई हुई राजनीतिक व्यवस्था है। ना तो एक जैसा प्रशासन है, ना एक जैसा युद्ध कौशल है, ना एक जैसी राजनीतिक सोच है, ना एक जैसा सैन्य व्यवस्था है, सब अलग अलग है। संस्कृति तो भारत बहुत सांस्कृतिक राष्ट्र रहा ही है, तो जब भी डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो जो सांस्कृतिक, भारत बहुत सांस्कृतिक इकाई रहा है, अभी भी है, तो बहुत सांस्कृतिक इकाई होने, एक विविधता में एकता है। तो जैसे इस एरिया की कल्चर है अपनी, इस एरिया की अपनी कल्चर है, इस एरिया की अपनी कल्चर है,
इस एरिया की अपनी कल्चर है, इस एरिया की अपनी है, इस एरिया की अपनी है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि यहाँ के राजा ने धीरे से करके इस पर भी कब्जा कर लिया, 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 इस पर भी कब्जा कर लिया। तो हुआ ये कि इस राज्य की संस्कृति जो है ये बाकी राज्यों की संस्कृति से श्रेष्ठ समझी जाने लगी, और जब श्रेष्ठ समझी जाने लगेगी तो लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। तो लोग अडॉप्ट करेंगे तो फिर जैसे आपने ईसाइयत को अडॉप्ट कर लिया, अंग्रेजों की कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, अंग्रेजों के खान पान को अडॉप्ट कर लिया, अंग्रेजों के कपड़ा पहनने के तरीके को अडॉप्ट कर लिया, अंग्रेजों की सोच को अडॉप्ट कर लिया, अंग्रेजों की भाषा को अडॉप्ट कर लिया, वैसे ही लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो जो बहुसांस्कृतिकता थी भारत की, वो कई बार एक यूनाइट कल्चर, एक इंटीग्रेटेड कल्चर के रूप में परिवर्तित हो जाती थी जब केंद्र में ताकतवर शासक होते थे। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन का एरा होता था तो प्रोविंशियल जो कल्चर है, जो प्रांतीय संस्कृतियां हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, वो फिर से पुनर्जीवित हो जाती थी, और जो केंद्रीय संस्कृति है वो सिमट कर रह जाती थी। जो केंद्रीय संस्कृति है वो भी क्षेत्रीय संस्कृति में परिवर्तित हो जाती थी। उसको हम देख लेंगे। अर्थव्यवस्था की स्थिति निश्चित तौर पर खराब थी। हालांकि क्षेत्रीय शासकों ने अपने अपने क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बहुत प्रयास किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, बहुत अच्छा रहा ये सेशन आपके साथ, और आपने यहाँ तक पढ़ा, इन चीज़ों को पढ़ा। अगले सेशन में हम लोग पेपर 2 पे डिस्कशन करेंगे। पेपर 2 में मॉडर्न इंडिया पे डिस्कशन करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्रिप्शन के लिए हमारा कोड ज्ञान जरूर यूज करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी जल्दी आते रहें। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे फिर से सिलेबस डिस्कशन के दौरान, और उसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया को कैसे डील करना है। तब तक के लिए नमस्कार।